नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स में ऐड होने वाले 12 नए देशों के बारे में। तो ब्रिक्स ग्रुप एक्सपांड होने जा रहा है। रशिया और चाइना और भारत तीनों चाहते हैं कि ये एक्सपांड हो। इसका जियोपॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट होगा और भारत को किस तरह से बेनिफिट मिलने वाला है इस नए एक्सपांशन के द्वारा, ये हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अब आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक्रोनिम है ब्रिक्स का, क्योंकि ये 4 ओरिजिनल मेंबर थे, बाद में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था एंड इट बिकेम ब्रिक्स। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है। इनके पैरामीटर्स, जो इनके डेटा वगैरह आप देखेंगे अगर इकोनॉमी का, तो लगभग सबका सिमिलर है, जीडीपी पर कैपिटा एटसेट्रा। ऑफ कोर्स सम कंट्रीज आर अ लिटिल बिट अहेड, लेकिन फिर भी मोस्टली ये सभी एक ही श्रेणी में है और इनके विचार काफी मिलते जुलते हैं दुनिया के नए ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को लेकर। तो ब्रिक्स एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है क्योंकि यहां पर कोई फॉर्मल संधि नहीं है। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के रूप में पिछले 10 साल में उभर कर आया है। अगर आप देखें, ब्रिक्स में दुनिया की 1/4 ग्लोबल जीडीपी है ऑन अ नॉमिनल बेसिस, और अगर आप परचेस पावर पैरिटी के टर्म्स में देखेंगे, जो कि एक ज्यादा बेहतर तरीका है इकोनॉमिक्स को कंपेयर करने का मेरे अनुसार और कई इकोनॉमिस्ट के अनुसार भी, तो ब्रिक्स में आप देखेंगे चाइना 18.7%, इंडिया 7%, रशिया 3.1%, ब्राजील 2.4% और साउथ अफ्रीका 0.6%। तो ये दुनिया के लगभग 32% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज पार्ट ऑफ दीज 5 कंट्रीज ब्रिक्स। और आबादी में तो ये है ही, दुनिया का मेजॉरिटी आबादी इन्हीं देशों में रहती है, क्योंकि ब्राजील, रशिया, नॉट ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना आर पार्ट ऑफ इट। सो ऑफ कोर्स दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा प्रतिशत यहां पर रहता है। तो फिलहाल ब्रिक्स अमेरिका के द्वारा लीड करे जा रहे दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट ग्रुप के रूप में उभरा है। पिछले 70 सालों से यूएस दुनिया के विकसित और विकासशील दोनों के देशों का नेता बना हुआ है, उनका लीडर है इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड पॉलिटिकल टर्म्स, एंड दे लीड द वर्ल्ड ऑर्डर। ज्यादातर जियोपॉलिटिक्स यूएस के इर्द गिर्द ही घूम रही है पिछले 70 सालों में। ऑफ कोर्स आई नो कोल्ड वॉर था, सब कुछ था, वो है, लेकिन अभी 30 ईयर से यूएस का जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस सिनेरियो में ब्रिक्स लगातार इस यूएस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। अब हालांकि ब्रिक्स कोई एक ट्रेड ब्लॉक नहीं है, ना ही यूरोपियन यूनियन की तरह इनके बॉर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ना ही कोई फॉर्मल संधि है इनके बीच में, लेकिन फिर भी ये पांचों देश डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशंस में एक साथ डील करते हैं और कई बड़े बड़े निर्णय, जैसे कि वैक्सीन आईपी राइट्स को लेकर इनकी राय एकमत होती है। 2014 में कुछ स्ट्रक्चर देने के लिए इन्होंने एक बैंक बनाया था जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को देता है डेवलपिंग कंट्रीज में और एक इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में एज अ चैलेंज टू द वर्ल्ड बैंक ये उभर कर सामने आया है। इनका मकसद ही यही था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो नियम एवं शर्तें लागू करके लोन देते हैं उसके खिलाफ एक नया बैंक बनाया जाए, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में लोन उसी को दिया जाता है जो यूएस के फेवर में है। तो इसके खिलाफ एक नया बैंक बनाना एशिया में ये चैलेंज था और ये चैलेंज पूरा हुआ एनडीबी के माध्यम से। ओके, तो इजिप्ट ने भी इस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को कुछ महीने पहले ज्वाइन किया था। इस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब ब्रिक्स ये चाहता है कि केवल एनडीबी नहीं बल्कि जो ब्रिक्स संगठन है या फिर ग्रुपिंग है उसमें और देशों को शामिल किया जाए। तो एक्सपांड करने की जरूरत क्या है, पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, दुनिया की इकोनॉमी क्योंकि यूएस के इर्द गिर्द घूमती है, डॉलर को कई देश इस्तेमाल करते हैं, इससे दुनिया को नुकसान हो रहा है। डॉलर यानी यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ, इसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज में भी नुकसान हो रहा है। यूएस में इन्फ्लेशन आया, हम भी इन्फ्लेशन की मार झेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो? ऐसा तो नहीं होता कि भारत में इन्फ्लेशन है तो दूसरे यूएस में भी इन्फ्लेशन आएगा। तो इसका कारण यह है कि हम डॉलर पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हमसे मेरा मतलब है कि पूरा डेवलपिंग वर्ल्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊं, ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, तो डॉलर के इर्द गिर्द इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। नंबर 2, अभी यूएस ने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करी है। वेस्टर्न ऑयल कंपनीज ने सऊदी अरेबिया के साथ कुछ सीक्रेट डील्स करने की कोशिश करी। जो बाइडेन, जो सऊदी अरेबिया जाने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे जब उनका चुनाव हुआ था, वो भी सऊदी अरेबिया गए, डीलिंग्स करी। तो सऊदी ऑयल मार्केट के साथ मिलकर, सऊदी ऑयल कंपनीज के साथ मिलकर वेस्टर्न कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जाए ताकि इन कंपनीज को फायदा हो। और आप ये तो जानते ही हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण अमेरिका के ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ओके, तीसरा, जब भी किसी देश से यूएस की ठन जाती है, जैसे कि निकारागुआ, वेनेजुएला, क्यूबा, तो उसके साथ कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। जहां पर भी वेस्टर्न कंपनीज को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, जहां की सरकारें अमेरिकी कंपनीज को अलाउ नहीं करती, या तो वहां तख्ता पलट कर दिया जाता था, आजकल तख्ता पलट नहीं करते तो उस पर सैंक्शंस लागू कर देते हैं, जैसा कि आप ईरान में देख रहे होंगे रिसेंटली कुछ सालों से चल रहा है। तो कुल मिलाकर यूएस का
किसी देश के साथ संबंध अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी वहां पर आर्थिक तरक्की आ पाएगी, उस देश के इकोनॉमी वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट होकर काम कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कोई भी देश पॉलिटिकली यूएस को चैलेंज नहीं कर सकता, पर एक बहुत बड़ा हिट आएगा। चौथा, अमेरिका अपने मिलिट्री अलायंस नेटो को लगातार एक्सपांड करना चाह रहा है, उसे बढ़ाना चाह रहा है। इससे फायदा केवल अमेरिका की कंपनियों को होगा, क्योंकि हथियार बेचने के लिए और नए देश मिल जाएंगे। फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश जो अपने डिफेंस पर इतना ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, अब वो बड़े बड़े बायर्स बन जाएंगे अमेरिकी हथियार के। लेकिन दूसरी ओर अगर इस नेटो जैसे संगठन को चैलेंज करना है, तो दूसरे देश जैसे कि मिडिल ईस्ट के देश या साउथ एशिया के, ये भी अपना एक नेटो जैसा संगठन बना सकते हैं। कुछ महीने पहले जॉर्डन के राजा ने कहा था कि हमें एक मिडिल ईस्ट वर्जन ऑफ नेटो बनाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग था। हालांकि जॉर्डन एक बहुत बड़ा सुपर पावर नहीं है और अक्सर वो यूएस का ही एलाई माना जाता है, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये एक ऐसा परसेप्शन बना चुके हैं कि यूएस G7 के साथ मिलकर डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग रखना चाहता है। अमेरिका ने अपने साथ इन 6 देशों को, सबसे विकसित देशों को तो जोड़ रखा है और उन्हें बांधे हुए है अपने साथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इन सबको ये अच्छे से लेकर चलता है। लेकिन ये G7 ग्रुपिंग या अमेरिका लेड ग्लोबल ऑर्डर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नुकसानदायक है। आप पिछली G7 समिट को देखिए, उसमें उनका मेन फोकस ही यही था कि किस तरह से चाइना और रशिया को रोका जाए। वो अपनी तरक्की, अपने विकास के बारे में नहीं सोचते, दूसरों को कैसे रोकना है इसके बारे में सोचा जा रहा है। जबकि ब्रिक्स की जो समिट है, उसमें बात हो रही थी कि कैसे ग्लोबल साउथ को डेवलप करना है, क्योंकि यही तो देश हैं जो ग्लोबल साउथ को बनाते हैं। इनमें से मतलब बड़े बड़े देश, भारत, चाइना जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे, तो ये ग्लोबल साउथ को विकसित करने की बात कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दीज ग्रुप्स आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपिंग देयर ओन इकोनॉमीज। और ब्रिक्स ने ये इंटरेस्ट दिखाया है कि हम वेस्टर्न फ्रेमवर्क के बाहर जाकर आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ। और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपील है सभी देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए, अफ्रीका, एशिया, ये सभी देश इस तरह की अपील को सुनना चाहते हैं। तो बात यह है कि इस अपील से अट्रैक्ट होकर कौन से देश अब ब्रिक्स से जुड़ना चाह रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 है अर्जेंटीना, ईरान, ये 2 ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उसके बाद इसी साल जुलाई के महीने में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, टर्की ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। अल्जीरिया ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट दे दी है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। पत्राचार यानी कि जो पेपर वर्क है वो शुरू हो चुका है और हो सकता है कि अगली समिट में अल्जीरिया तो ऑफिशियली ज्वाइन कर ले। तो ब्रिक्स एक्सपांड होगा। सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने के लिए काफी तत्पर है। तो ये काफी सारे देश हैं, लिस्ट आपको यहां पर पूरी दिख जाएगी। अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, निकरागुआ, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, थाईलैंड, तुर्की एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पर एशिया के देश हैं, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका, एशिया, सभी कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज यहाँ देखने को मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, वैसे निकारागुआ नॉर्थ अमेरिका में आता है, बट हाँ ठीक है, उसे हम सेंट्रल या लैटिन अमेरिका भी कह सकते हैं। इसका देखिए इम्पैक्ट क्या होगा अगर अल्जीरिया ब्रिक्स का सदस्य बन जाता है। तो अल्जीरिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग या गैस एक्सपोर्टिंग देश है। ये यूरोप को गैस एक्सपोर्ट करने में अभी तीसरे नंबर पर आता है। इनका पाइपलाइन का नेटवर्क बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखिए कितनी सारी बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइंस इन्होंने बना रखी है। अगर ये देश ब्रिक्स के साथ आता है तो यूरोप की गैस सप्लाई के ऊपर एक ऐसे देश का कंट्रोल है जो हमारे साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। वी कैन नेगोशिएट विद यूरोप इन अ मच बेटर वे। और जैसे जैसे ईयू रशिया की एनर्जी से अपनी निर्भरता हटाएगा, अल्जीरिया पर और अन्य अफ्रीकी देशों पर उसकी निर्भरता गैस के लिए बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में इन देशों का ब्रिक्स के साथ जुड़ना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। सऊदी अरेबिया का भी इस ब्लॉक के साथ जुड़ना सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज़ अ सुपर पावर, इट्स अ बिग पावर हाउस ऑफ एनर्जी इन द मिडिल ईस्ट। यह तो आपको मालूम ही होगा। और आपने देखा कि कैसे इन्होंने ओपेक के माध्यम से ग्लोबल ऑयल आउटपुट को कट करने की कोशिश करी थी, जिससे वॉशिंगटन दौड़ा दौड़ा इनके पास चला आया था कि फ्यूल के प्राइसेस को नीचे रखिए। लेकिन इन्होंने अच्छे से नेगोशिएट नहीं किया बाइडेन के साथ। अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ओपनली ये कह दिया था कि सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, यूएस का साथ छोड़कर हमारा साथ देना चाहिए। मे बी उसके लिए उनके अपने रीजंस भी हैं, रशिया यूक्रेन वॉर भी एक रीजन है, बट देन अगेन ही हैज आस्क्ड सऊदी अरेबिया टू ज्वाइन ब्रिक्स एंड नॉट रशिया। तो ये काफ़ी एक इंपैक्टफुल स्टेटमेंट था। तो सऊदी अरेबिया और ईरान अगर दोनों ही ब्रिक्स के ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे तो यहाँ मिडिल ईस्ट में भी शांति की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम देखें 2016 में हमने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया था, हम यानी कि ब्रिक्स। इससे क्या हुआ, एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से अलग है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक केवल उनको लोन देता है जो यूएस की पॉलिसीज के साथ चलते हैं, यूएस की नियम शर्तें मान लेते हैं। अगर यूएस की शर्तें नहीं मानोगे, जैसे कि आप अपने ग्रीन हाउस एमिशंस को कम कीजिए या फिर अन्य जो डेट के नियम एवं शर्तें हैं, इसकी सरकार होनी चाहिए, उस संगठन के साथ शांति समझौता कर लो, इसके साथ लड़ाई मत लड़ो, इस तरह की आप नियम शर्तें अगर अमेरिका की मान लेते हैं तो ही आपको लोन मिलता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। तो एशियन कंट्रीज स्पेशली ब्रिक्स इस संस्थागत
तौर तरीके से बाहर लाना चाहते हैं विकासशील देशों को कि बिना इस तरह की नियम शर्तों के हम लोन दे दें। तो एनडीबी और एआईआईबी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, और इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, या दोनों बैंक्स के बारे में यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है, मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। इनका कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनडीबी में जो भी शेयर्स हैं वो पांचों ब्रिक्स के देश इक्वली होल्ड करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, किसी एक देश का दबदबा नहीं है, क्योंकि जब ब्रिक्स एक्सपांड हो रहा है तो अमेरिका और उसके एलाइज ये कहते हैं कि अरे आप कहते हो कि यूएस का दबदबा है वर्ल्ड बैंक में, तो अल्टीमेटली एनडीबी में चाइना का दबदबा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर इक्वल शेयर्स पांचों देश होल्ड करते हैं। अगर आप देखें अभी ब्रिक्स में करंटली 40% ग्लोबल पॉपुलेशन आती है, 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी आती है, ठीक है, पीपीपी टर्म्स में देखोगे तो 32% हो जाता है, और ये फिगर 50% तक चला जाएगा इस डेकेड के अंत में। इसका मतलब है कि ब्रिक्स दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक बनेगा, मे बी G7 को भी टक्कर दे देगा। तो इस ब्रिक्स एक्सपांशन का अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्रिक्स कैन ऑल्सो स्टार्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी, जिसमें रियल कमोडिटीज़ के द्वारा ये पूरा करेंसी मार्केट बैकअप होगा। ब्राज़ील के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, रशिया के पास ऑयल एंड गैस है, हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं, चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, तो ये सारे कमोडिटीज़ इन देशों से आते हैं। और अभी कमोडिटीज़ मार्केट्स जो हैं हम अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं, चाइना करता है, लेकिन दूसरे देश इतना अच्छे से कमोडिटी मार्केट्स को नहीं चलाते हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट्स एक्सपांड करने का हमारे पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और अभी ये मार्केट्स काफ़ी आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड हैं और डॉलर पर निर्भर हैं, जो हम हटा सकते हैं अगर ब्रिक्स एक्सपांड होता है तो इसीलिए चाइना, रशिया, भारत ये लगातार कह रहे हैं कि एक्सपांड किया जाए। इनफैक्ट अभी चाइना और रशिया सबसे ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि इस ब्रिक्स एंटिटी को एक्सपांड करें। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, मेंस में आंसर लिखने में उससे मदद मिलेगी, तो इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी के माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज़। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको कोई भी जानकारी चाहिए, क्लासेस कैसे होती हैं और कोर्स क्या होता है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, कुछ भी जानकारी चाहिए आप मेरे काउंसलर से बात करिए इस फोन नंबर पर जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। उन्हें बता दीजिएगा कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर हम आपको कॉल कर रहे हैं। अच्छा, प्रीलिम्स में 6 महीने बचे हैं, तो हमने एक फास्ट कोर्स या फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है रफ्तार। इस बैच को ज्वाइन करके आप रिविजन कर सकते हैं अपना 300 घंटे के अंदर। ये एक स्पेशल बैच है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये रफ्तार बैच 1 दिसंबर से चालू हो रहा है। ओके, एक्सेलरेट बैच विल बी इन इंग्लिश एंड रफ्तार विल बी इन हिंदी। और अगर आप 2023 की 24 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज पर आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे अगर आप मेरा कोड महिपाल इस्तेमाल करते हैं तो। और कॉन्स्टिट्यूशन डे के जो कुछ ऑफर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं, और कॉम्बैट में भी हिस्सा लीजिए, अप टू 50% स्कॉलरशिप आप इसमें जीत सकते हैं। हमारा लास्ट माइल प्रोग्राम इंटरव्यू गाइडेंस के लिए चालू हो जाएगा जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है। कंप्लीट फीचर इज़ लाइव, प्लीज़ यूटिलाइज दिस, बहुत अच्छा फीचर है। आपको इससे इसको इस्तेमाल करके आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। और हमारे डाउट्स और सॉल्यूशन सेक्शंस भी अब लाइव हैं, इनको भी अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।